नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका टेबल पे बातचीत करने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर मोसाद और सीआईए के एजेंट किस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, किस हिसाब से ईरान को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार ऐसी खबरें जब निकल के सामने आती हैं तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि कहीं ये गोरिल्ला वार तो नहीं लड़ रहे कि छुप के हमला किया और हमला करने के बाद में फिर छुप गए और उसके बाद उस लड़ाई में अपनी जीत भी हासिल कर ली। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील को आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, भले ही 2-4 मिनट इस तरह लग जाए, लेकिन इस डील को आप डिटेल में जानिएगा, क्योंकि इससे ईरान का भी भविष्य जुड़ा है, लेबनान का भी जुड़ा है, इजराइल का भी जुड़ा है और आपका तो खासकर जुड़ा है। रशिया का भी मुस्तकबिल इसमें शामिल है। यानी यकीन मानिए ये न्यूज वैश्विक स्तर पे एक बड़ा प्रभाव डालने वाली है। इस वजह से इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हो रहे हमले को लेके हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान के क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि एर्दोगान और सऊदी अरब के बीच एक खतरनाक डील चल रही है और इस डील के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में इस चीज को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ इस समय गाजा की क्या स्थिति है उस पर भी हम आपको प्रकाश के साथ बताएंगे। और साथ ही भारत में क्या कुछ चल रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, इस खबर को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल ईरान के अंदर एक बाजार है और इस बाजार का नाम है जन्नत बाजार। ये बाजार ईरान की राजधानी तेहरान के वेस्ट इलाके में स्थित है। अचानक से इस जन्नत बाजार में कल आग की लपटें उठती हैं, अचानक से। और ये लपटें इतनी खतरनाक थी कि आमतौर पर देखिए, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, आग कहीं भी लग सकती है। लेकिन जिस हिसाब से आग जल रही थी और जिस हिसाब से धुआं उठ रहा था, जिसकी वीडियो अभी मैं आपको एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाऊंगा, उसको देखने के बाद एक बात कंफर्म थी कि ये कोई साधारण आग नहीं थी। और साथ ही जिस हिसाब से ईरान के अंदर लगातार घटना हो रही थी, उसको देखने के बाद जब ये आग लगी तब मेरे जहन में सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल और अमेरिका गुपचुप तरीके से छोटे छोटे हमले करवा के ईरान को आंकने की और ईरान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। किस हिसाब से जन्नत बाजार में आग लगी है, एक बार उसका वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक बिल्डिंग के अंदर भयानक तरीके से आग लगी है और इस आग की इंटेंसिटी कितनी थी, पहले वीडियो से में भी आपको ना समझ में आया हो। इस वजह से इजराइल वार रूम एक टेलीग्राम चैनल है और साथ ही ये इजराइल, अमेरिका, ईरान में जो कुछ हमले होते हैं उसके बारे में प्रीसियस खबरें और एक्सक्लूसिव वीडियोस लाके देता है। तो इजराइल वार रूम ने क्या वीडियो डाला है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से धुआं उठा है, कमेंट्स करने वालों ने साफ तौर पे कहा कि ये कोई केमिकल बन रहा है, यानी यहाँ पे कोई केमिकल वाली चीज जलाई गई है। और अगर ये कोई पहला मामला होता तो हम इग्नोर कर देते कि भाई ठीक है, कुछ भी, कोई फैक्ट्री होगी, कोई केमिकल फैक्ट्री होगी, कोई पटाखे की फैक्ट्री होगी, कहीं भी आग लग सकती है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही जो इनका बंदर पोर्ट था वहां पे भी आग लगी। इससे पहले 7 शहरों में बड़े बड़े धमाके देखने को मिले। इसके अलावा जब 12 दिन की जंग हुई थी उससे पहले मोसाद के एजेंटों ने इनकी मिसाइल्स को, यानी ईरान की मिसाइलों को हैक करके ईरान के ऊपर ही छोड़ा था, ईरान के ड्रोन को हैक करके ईरान के ऊपर ही छोड़ा था। उसके बाद ईरान ने उस टाइम भी डिनाई किया था कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, ये पटाखे का ब्लास्ट है या फिर हमारी गैस रिफाइनरी में आग लग गई। ये तमाम चीजें करके पब्लिक में ना पैनिक फैले, पब्लिक जो है वो ना डरे। इस वजह से ईरान की जो सरकार है, IRGC के जो लोग हैं, वैसे बयान को देते थे। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इसमें तो मोसाद का पूरा हाथ था। और सेम चीज अब आपको देखने को मिल रही है। एक बार पिछले 12 दिन की जंग के सिनारियो को देखें और इस बार की जंग के सिनारियो को देखें तो सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी। पिछले 12 दिन में क्या हुआ था, पहले इजराइल ने कहा था कि हम हमला कर सकते हैं, ईरान ने कहा जाओ बेटा हम तैयार हैं। इसके बाद अमेरिका कहता है कि हम साथ देंगे,
ईरान कहता कि आओ हम तैयार हैं। फिर बातचीत हुई कि अब हमला नहीं करेंगे, ओमान में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं। अब ओमान में बातचीट की जब बात हुई तब ईरान रिलैक्स हो गया कि चलो भाई इस बार बातचीत होनी है। लेकिन इसी बीच अचानक से इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। एयर स्ट्राइक करने के बाद फिर B2 बम्बर अमेरिका का आता है, वो भी बम गिराता है। हालांकि ईरान ने भी पलट के वार किया, लेकिन जंग हो गई थी। 12 दिन की छोटी सी जंग हो गई थी। इसमें इजराइल अमेरिका ने ईरान को आंक भी लिया कि भाई कितनी ताकत है, क्या है। सेम चीज आप देखिए, उस टाइम भी वहां पे ऐसे छुटपुट ब्लास्ट होते थे। उस टाइम भी ईरान कहता था कि भाई गैस रिफाइनरी में आग लगी है। लेकिन बाद में 2-4 महीने बाद यह खबर आई थी कि सारा किया धरा मोसाद का था। अब सेम चीज, सेम पैटर्न आपको नजर नहीं आता कि पहले इजराइल अमेरिका ने कहा कि हम हमला करेंगे, ईरान ने कहा हम तैयार हैं। अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो पहुंच गया, साथ ही अलग अलग चीजें और पहुंच गई। फिर क्या हो रहा कि तुर्की में मीटिंग होगी और फिर छुटपुट ब्लास्ट हो रहा है। तो ये सिरे से इनकार कर देना कि अब अमेरिका हमला नहीं करेगा, जियोपॉलिटिकल एंगल से एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अगर कोई ऐसा कह देता है कि अरे अब तो बातचीत शुरू हो गई, और बाकायदा बेवकूफ बनाने के लिए अमेरिका ने कदम भी उठाने शुरू कर दिए। जैसे इनका जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया, थोड़ा सा पीछे कर लिया, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि भाई साहब देखो जो अमेरिका है वो पीछे हट रहा। लेकिन अंदर की खबर ये है कि इनके जो स्पेशल इनवॉय हैं, यानी इनके जो स्पेशल राजदूत हैं मिडिल ईस्ट के, जिनका नाम विटकॉफ है, वो नेतन्याहू के साथ आज मीटिंग करते हुए पाए गए। और इस खबर को बड़ा कॉन्फिडेंशियल, बड़ा गुप्त रखा गया था कि नेतन्याहू यानी इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है। इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन तस्वीरें और खबरें अब आ रही हैं कि विटकॉफ और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक मीटिंग का होना, साथ ही ये तमाम जो सर्कमटेंशियल चीजें हैं, इससे कंफर्म है कि एक बार किसी गद्दार देशद्रोही पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों देशों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी भी किसी के सगे नहीं हुए दोस्तों। खैर, इसी बीच लगातार इजराइल हिजबुल्लाह पे, या फिर साफ तौर पे कहा जाए लेबनान पे बम्बार्डमेंट करता रहा है। पिछले 2-3 दिनों में किस हिसाब से बॉम्बिंग हुई है, एक बार उसका वीडियो देखें आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शो हा या बातिल, शो हा या बातिल, शो हा अल्लाह यज़ल्लिक या इसराइल। अल्लाहु अकबर, या हराम, या हराम, या हराम। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो इजराइल है लगातार बम गिरा है, लगातार। लेबनान की सरकार पूरी तरीके से फेल है, और इसके बारे में हिजबुल्लाह से पूछा गया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, इस देश के आप भी नागरिक हो, अगर आपकी सरकार फेल है तो सरकार के जिम्मे आप खामोशी से नहीं बैठ सकते। इस पे हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने आज पहला बयान दिया, और बयान देने के बाद नईम कासिम ने कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है। अब इस बयान को अगर आप हल्के में ले लें तो बात की बात है, लेकिन अगर आप इस बयान की गंभीरता को समझें, अंदर की परिस्थिति को समझें, तो ये बयान बहुत बड़ा है। हर चीज का एक वक्त होता है, कि सीधा मतलब है कि जब ईरान से इशारा होगा, और जब जंग एक्सेलरेट होगी, और जब ईरान कहेगा, चूंकि ईरान ने पहले भी कहा था कि रीजनल वार होगी। ऐसा नहीं है कि केवल इजराइल हमला करेगा, अमेरिका हमला करेगा और पलट के ईरान जवाब देगा। नहीं नहीं, हुतीज भी आएंगे, हिजबुल्लाह आएंगे, इराक के जो मिलिशिया ग्रुप के लोग हैं वो भी आएंगे, मे बी सीरिया के भी कुछ अलग अलग ग्रुप्स आ जाएं, मे बी कोई और भी संगठन आ जाए, हमास भी आएगा। तो ऐसे हाल में जो ये बात ईरान ने बोली थी कि रीजनल वार होगा, हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का सीधा इंटेंशन वही था कि अभी हमको ईरान से ऑर्डर नहीं आया है, ईरान ने हमें आदेश नहीं दिया है, और जब हमें ईरान आदेश दे देगा हम हमला कर देंगे, और हम पूरी तरीके से महफूज हैं। ये जो लोग मारे जा रहे हैं ये लेबनान के आम नागरिक हैं, इनका दर्द हमारे अंदर है, लेकिन हम अपनी तैयारी में पूरी तरीके से मशगूल हैं। हर चीज का एक वक्त होता है। अब इस बात के कितने बड़े मायने हैं, अगर आप ध्यान से अब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसी बीच अरबों ने एक बार फिर से अपनी असली जात, अपनी असली औकात, अपनी ऐसी हकीकत दिखाई है कि इस चीज को जानेंगे तो जानने के बाद आप सन्न हो जाएंगे। रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान हैं वो सऊदी अरब अपना दौरा करने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और तुर्की का बड़ा साफ प्लान है कि निहाओ इस जंग को टाला जाए, और पूरी दुनिया में हम ये मैसेज दे सकें कि देखो ईरान पे संकट था, ईरान मारा जाता, वो तो हम थे जिन्होंने बचा लिया। इससे क्या होगा, पूरे अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं इन दोनों को खलीफा समझने लगेंगे। मतलब इनका ये है
कि भाई हमारी तिकड़ी लड़ाई है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ तुर्की है, एक तरफ सऊदी है, यही तीनों देश हैं जो दावेदारी करते हैं, तो पहले ईरान को डाउनवर्ड कर दो, फिर हम तुम समझ लेंगे। इस वजह से खतरनाक प्लानिंग के तहत इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग भी सेट करवा दी, इन्होंने अपना की रोल भी अदा कर दिया। लास्ट तक सऊदी अरब कहता रहा कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि अगर ईरान पे हमला नहीं किया गया तो मजबूत हो जाएगा ईरान। तो ऐसे हाल में इनकी क्या हकीकत है, इनकी क्या हुकूक हैं, क्या इनकी सच्चाई है, बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर, इसी बीच रशिया से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि रशिया ने आज यूक्रेन को दहला दिया है। आज कम से कम 70 से ज़्यादा मिसाइलें मारी, 450 से ज़्यादा ड्रोन मारे। अमेरिका के जितने डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के अंदर तैनात है सब बैठ के तमाशा देखते रह गए, और रशिया की मिसाइल्स, रशिया के ड्रोन ने आज वो खौफनाक मंजर यूक्रेन को दिखाया है कि यूक्रेन एक बार फिर से दहल उठा है, अंदर से भी बाहर से भी। और ऐसा नहीं कि रशिया यूक्रेन की जंग है, इससे ईरान का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि सेम लेवल के डिफेंस सिस्टम रशिया ईरान को भी देगा, सेम लेवल की मिसाइल्स, सेम लेवल के जो शाहिद ड्रोन है जिससे रशिया लगातार तबाही मचा रहा है, वो ड्रोन किसके हैं? ईरान के। और जो डिफेंस सिस्टम भाई साहब तैनात है यूक्रेन में, वही तो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वही तो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। तो इनके डिफेंस सिस्टम की कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है, यह भी पता चल गया। खैर, इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और इस अपडेट के बारे में आपको बताना बिल्कुल जरूरी है, जो मैंने अभी शुरू में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील हुई है, और इसका सीक्वेंस अब आपको समझाता हूं, फिर आप इसकी गहराई को समझेंगे। भारत और अमेरिका के बीच लगातार टैरिफ चल रहा था, लगातार 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा था। 25% उसमें से जो था वो ऐसा टैरिफ था कि अगर तुम रशिया से तेल लेते हो तो 25% का पनिशमेंट है, और बाकी जो 25% था वो रेसिप्रोकल टैरिफ था। ये दो तरह के टैरिफ हमारे ऊपर लगे थे, एक 50 तो पनिशमेंट वाला मतलब 25, और जो 25 था वो रेसिप्रोकल कि हमारे ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो भारत है वो टैरिफ लगाता है तो बदले में हम भी लगाएंगे। तो टोटल 50% टैरिफ भारत पे लगा था। अब फाइनली भारत की सरकार और अमेरिका के बीच न जाने कौन सी डील हो गई है, जिसके तहत अब भारत, ध्यान दीजिएगा, अब भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ लगाएगा, 0%, मतलब कोई टैक्स नहीं है। दूसरी बड़ी बात इस टैक्स की ये है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और लाइन आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि ऑन द मोदीज रिक्वेस्ट, मतलब मोदी की रिक्वेस्ट करने पे। यहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी साहब की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने आप को बड़ा दिखा दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो तो बात की बात है, दो दोस्त हैं भाई, आपस में क्या करते हैं। लेकिन अभी आप सुनिए कि भारत अब 0% टैरिफ लगाएगा, 0%। साथ ही बाई अमेरिकन एक कैंपेन चलाया डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के ही सामान बेचे जाएंगे पूरी दुनिया में, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो इसके तहत 500 बिलियन के सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा, भारत का रुपया वहां पे $500 बिलियन के बराबर जाएगा, और उसके बराबर के सामान आएंगे। अब सुनिए, जो चीज सबसे ज्यादा खटकने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि अब भारत रशिया से बिल्कुल एक बूंद तेल नहीं लेगा, एक बूंद तेल भी भारत रशिया से नहीं लेगा, हमसे लेगा, और वेनेजुएला से जो हम फिल्टराइज करके बेचेंगे वो तेल लेगा। अब अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं, कुछ दिन पहले, मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले की बात यह है दोस्तों, 3 से 4 दिन पहले जब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ट्रेड डील हुई थी, तो उसमें भारत ने उनको आश्वस्त किया था कि हम रशिया से 1 लाख बैरल पर घंटे के हिसाब से तेल लेंगे, 1 लाख बैरल पर घंटे या पर मिनट, ऐसे ही कुछ था, इसके हिसाब से तेल लेंगे, और तेल लेने के बाद वो तेल फिल्टर आउट करके, उसको फिल्टर करके, प्योर करके हम यूरोपियन कंट्रीज को बेचेंगे। तो एक तरफ तो हमने वहां पे वो डील कर ली, इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। तो क्या हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ 0 FTA साइन हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फेल हो गया। और दूसरी सबसे तकलीफ देने वाली बात दोस्तों ये है कि भारत के साथ अगर कोई डील हुई है तो इसकी जानकारी भारत हमें दे, भारत की सरकार दे, मोदी साहब ट्वीट करें। लेकिन नहीं, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद जो इनका वाशिंगटन है उसने ट्वीट किया, फिर व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया, उसके बाद इनके अलग अलग जो यहाँ पे इन्वॉय बैठे उन्होंने ट्वीट किया, अंत में मोदी साहब ने थोड़ा सा रिट्वीट करके थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बातें बताई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है वो बड़ा खटकने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड जो ट्रंप है उसने साफ तौर पे लिखा कि मोदी की रिक्वेस्ट पे मैं ये डील साइन कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या अब भारत रशिया से तेल नहीं लेगा?
और अगर भारत रशिया से तेल नहीं लेगा तो क्या हमने अपने आत्मसम्मान को बेच दिया है? जो दोस्त हमारे हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा है, अभी देखिए खबर निकल के सामने आई कि पाकिस्तान पहुंच चुका था रशिया के पास और उसने कहा कि आपका भारत से अच्छा खासा नाता है और अगर आप भारत से बातचीत करेंगे तो जो WTA है, यानी जो हमारा सिंधु जल समझौता है जिस पे भारत ने पानी रोक रखा है, वो खुल जाएगा। कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। आप हमारे हक में बातचीत करें, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप दबाव बनाएं भारत पे। रशिया ने कहा सुनो, भारत मेरा दोस्त है और तुम्हारा मामला तुम जाके समझो, मैं तुम्हारे साइड से वकालत करने नहीं आऊँगा। रशिया ने यहाँ तक बात बोली थी जब अमेरिका के सबमरीन भारत को मारने के लिए आए थे, तब न्यूक्लियर सबमरीन लेके रशिया हमारे हक में आया था। लेकिन आज जब उसको ज़रूरत है तो मोदी साहब ने न जाने कौन सी ऐसी घोटी अमेरिका से पी ली है कि डील पे डील किए जा रहे हैं। इसी बीच अब आपको कुछ और कंक्लूसिव चीज़ें बताता हूं, फिर आपको ईरान की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। खबर ये है और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि भाई साहब एप्स्टीन फाइल जिसको लेके पूरी दुनिया में बवाल चल रहा है, उस एप्स्टीन फाइल को लेके जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से भागते नजर आए। एक बार वीडियो देखिए। Thank you very much, everybody. Mr. President, are you prepared to negotiate with Democrats now? Mr. President, on Jeffrey Epstein. Thank you very much. Thank you guys for knowing. Mr. President, can you respond to these Epstein emails that were released today? Thank you. Well done, Mr. President. Great job. Good try. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एप्स्टीन फाइल के नाम पे जब सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जवाब तक नहीं दिया, पत्रकार को बाहर फिकवा दिया और अपनी गुंडागर्दी का सारा सबूत दिया। उस एप्स्टीन फाइल में साफ तौर पे ये दावा किया गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इजराइल के कब्जे में है और उसी एप्स्टीन फाइल में यह दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी साहब इजराइल गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से ब्लैकमेल हो रहा, सेम लेवल पे मोदी साहब भी अमेरिका से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से हम रशिया जैसे दोस्त को खोने जा रहे हैं। साथ ही अब सुनिए, पहले हमारी सरकार का स्टैंड था, आज तक जितनी सरकारें आई, कांग्रेस, बीजेपी या फिर जो भी आई आज तक, सबने यह कहा था कि हम कृषि के फील्ड में अमेरिका से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक ये लिस्ट निकल के दोस्तों सामने नहीं आई है कि जो 0% टैरिफ की बात हुई है वो किस चीज पे है। भारत अभी भी अमेरिका को 18% टैरिफ देगा, लेकिन अमेरिका भारत को 0% देगा। तो क्या ये फायदे का सौदा है? आपसे ये सवाल मैं पूछता हूं, क्या ये फायदे का सौदा है? और अगर नहीं है तो ऐसा सौदा मोदी सरकार ने क्यों किया? ये सोचने लायक बात होगी दोस्तों। खैर, इसी बीच ईरान से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बातचीत के दौरान अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने साफ तौर पे ये बात बोल दी है कि हम दुनिया के हर मामले पे समझौता करने को तैयार हैं। न्यूक्लियर आपको हमें नहीं बनाने देना, हम बनाना भी नहीं चाहते, आप हमें मत बनाने दो। उसके बदले आप हमारे ऊपर से सेंक्शंस हटा दो, आप जितने पाबंदियां हमारे ऊपर लगा रहे वो हटा दो। लेकिन अगर ये कहो कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कोई समझौता करेंगे तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। और बातचीत करने अगर आ रहे हो तो हमें कमज़ोर या फिर हमें छोटा समझ के मत आना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। यानी अब साफ तौर पे अगर देखा जाए तो जो अमेरिका अब तक हमलावर था वो सुनने पे आ गया और जो ईरान अब तक खामोश था वो हड़काए जा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। खैर, इससे भी बड़ा डेवलपमेंट इस समय नीदरलैंड में भारत और इजराइल और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से अगली वीडियो में आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर एक ऐसे कोर्ट का गठन क्यों किया गया जिसमें भारत, इजराइल और पाकिस्तान को बुलाया जा रहा और इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, इसको आपको अगली वीडियो में डिटेल बताऊंगा। इस वजह से अगली वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। थोड़ी देर में वो वीडियो लाइव हो जाएगी, उस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।